Hello, good evening, ma'am. Sorry for the technical glitch and all the delay. So guys, हम लाइव हो चुके हैं मैम से। तो आज की हमारी होस्ट है प्रियंका मीना आईपीएस मैम, जो कि पोस्टेड है एज एसपी इन लोहरदगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। जैसा कि आपको पता ही होगा कि झारखंड नक्सलाइट अफेक्टेड एरिया है और ये रेड कॉरिडोर में आता है। लेकिन आज मैम से हम जानेंगे उनकी यूपीएससी की स्ट्रैटेजी, कैसे उन्होंने आईपीएस क्रैक किया पहले ही अटेम्प्ट में, और कैसे आज वो अपनी ड्यूटी वर्क लाइफ बैलेंस को सब बैलेंस करके चल रही है। सो वेरी वेरी गुड इवनिंग मैम, वेलकम यू ऑन दिस प्लेटफॉर्म। Good evening, hi, and welcome all. आज आप खुद से कुछ पूछना चाहेंगी या मैं अपने हिसाब से मुझे आपने जो अभी 2-3 लाइन तो मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि मैम, आपको यूपीएससी के लिए इंस्पिरेशन कहाँ से आई? आपने कब लाइफ में सोचा कि आपको यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करना है, और आईपीएस ही क्यों? यूपीएससी के लिए जैसे प्रिपरेशन की बात थी तो बहुत मतलब बचपन में तो ऑब्वियस हम लोग इतना कुछ नहीं जानते हैं। बचपन में बस इतना था कि अच्छा लाल बत्ती वाली गाड़ी है, कुछ ऐसा है, वो एक चार्म था। लेकिन जब बड़े होते हैं तो वो हम मतलब बेसिकली भूल गई थी मैं कि अच्छा ऐसा भी कुछ है। लेकिन जब कॉलेज में थी, फाइनल ईयर में थी, देन आई स्टार्टेड थिंकिंग कि अब क्या करना है, कि जॉब के लिए कुछ तो हम लोगों को प्रिपेयर करना है या बिजनेस में जाना है। देन आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट दैट। फिर उसी वक्त मेरे भैया थे जो कजिन थे, वो 4 ईयर से प्रिपेयर कर रहे थे यूपीएससी के लिए। तो आज कि भी कैसे आप क्या तैयारी कर रहे हैं क्या नहीं, क्योंकि मेरा फाइनल ईयर का एग्जाम चल रहा था उसी वक्त मैं उनसे मिली। और किसी फंक्शन में हम लोग मिलके और उनसे पूछ रही थी मैं। तो बोले कि अभी तुम बहुत छोटी हो, अभी अपना एग्जाम कंप्लीट करो, देन वी विल थिंक अबाउट इट। मैंने कहा मुझे बता दीजिए थोड़ा सा। बोले कि डिफिकल्ट एग्जाम है, मैं 4 साल से दे रहा हूँ, इट्स वेरी डिफिकल्ट, तो इतने ईजी से नहीं निकलता है। तो फिर मैंने कहा चलो ट्राई तो करना चाहिए। तो फिर मैंने पापा से बात की, तो पापा बोलते हैं कि यूपीएससी का एग्जाम देना डिफिकल्ट एग्जाम है, सोच लो पहले तुम इतना पढ़ पाओगी कि नहीं पढ़ पाओगी। तो मैंने कहा कि मैं एक बार अटेम्प्ट लेके देखती हूँ। फिर बोले कि ठीक है। उसके बाद बोला कि ठीक है, तो अभी तो एग्जाम फॉर्म भर ही जा रहे हैं, आप भर दो। तो फिर मैंने एग्जाम फॉर्म उस वक्त पापा ने वो भैया के साथ मिलके भर दिया था, तो मुझे आइडिया नहीं था, उन्होंने जो जो डिटेल मांगे मैंने दे दी। उसके बाद उन्होंने एग्जाम फॉर्म भरा। और एग्जाम फॉर्म भरने के बाद में फिर जब प्रिपरेशन की बात आई तो मेरे कॉलेज के एग्जाम्स थे, क्योंकि कॉलेज के एग्जाम होते हैं ना, 1 मंथ में भी होते हैं, 15 डेज गैप में भी होते हैं। तो एग्जाम्स चल रहे थे। फिर जब एग्जाम्स देते देते देन आई रियलाइज कि चलो अब एग्जाम खत्म होने वाला है। तो एग्जाम खत्म होने के बाद 15 डेज मेरा प्रीलिम्स के लिए बचा हुआ था। तो फिर मुझे लगा कि अब देखते हैं क्या किया जा सकता है। फिर मैंने उन भैया को वापस से कॉल किया। मैंने कहा भैया मैं ये वाला अटेम्प्ट दे रही हूँ, तो मुझे ना ये बता दीजिए कि क्या मैं पढूं। तो बोला 15 दिन बचे, तुम 15 दिन में क्या ही पढ़ोगी, चलो एक काम करो सिलेबस देख लो। तो फिर मुझे लगा कि सिलेबस, मैंने सिलेबस देखा, मुझे मतलब बहुत ज्यादा क्लियर नहीं था, क्योंकि सिलेबस इतना वास्ट था, आपको डिसाइड करना कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। फिर उन्होंने कहा कि चलिए ठीक है, एक काम करो, तुम्हारा जीएस तो हो नहीं पाएगा इतने कम टाइम में, तुम सी सेट थोड़ा सा कर लो। तो सी सेट के लिए उन्होंने एक बुक सजेस्ट की। वो टीएमएच की एक बुक थी जिसमें सारा कंबाइंड आता था, तो वो कंबाइंड वाली बुक मैंने ली। तो 2-4 दिन तो वो बुक मंगवाने में ही चले गए, क्योंकि बुक ऑर्डर की, फिर वो आई, फिर उसके बाद 4-5 दिन उसमें निकल गए। फिर जब बुक आई तब तक मैं और न्यूज़पेपर वगैरह कुछ जीएस का भी सोच रही थी, थोड़ा ये पढ़ूं वो पढ़ूं। लेकिन जब 2-3 दिन पढ़ने के बाद मुझे समझ में आया कि इतने कम टाइम में मैं नहीं पढ़ सकती, क्योंकि 1-2 पेज ही पढ़ पा रही थी। तो मुझे लगा इतने कम टाइम में जीएस कैसे होगा। तो मैंने सी सेट वाला, मैंने जीएस पूरा कंप्लीटली छोड़ दिया अपनी किस्मत पे। और मैंने सी सेट का जो टीएमएस था वो मैंने 2 बार प्रैक्टिस किया, मतलब 6 डेज 7 डेज का गैप मुझे मिला था। तो 6-7 डेज में मैंने उसको 2 बार रिवाइज कर लिया था, मतलब उसको मैंने बहुत फास्ट वे में प्रैक्टिस किया, और जितने घंटे मेरे पास बचे थे वो मैंने मैक्सिमम उसको प्रैक्टिस किया। एंड फिर मैं एग्जाम में बैठी, और एग्जाम जब आया तो फर्स्ट पेपर मेरा उतना अच्छा नहीं था, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड आर्ट्स बैकग्राउंड से है। तो जीएस के काफी क्वेश्चन ऐसे थे, जैसे हिस्ट्री ज्योग्राफी, वो मेरे से हो गए थे, वो सोल्व हो गए थे, क्योंकि वो आते थे, क्योंकि स्टडी में मैं हमेशा अच्छी रही थी। तो और सी सेट वाला जो पेपर था उसमें मेरा बहुत अच्छा हो गया था। सी सेट में मुझे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट कर दिए थे, और काफी अच्छा स्कोर हो गया। तो उस टाइम मुझे 209 वॉज द कट ऑफ फॉर द जनरल, एंड आई गो 242। तो वो कट ऑफ से काफी ऊपर था। तो मतलब वो सीसेट की वजह से आई कुड क्लियर द प्रीलिम्स। तो प्रीलिम्स ऐसे क्लियर हुआ। मेंस के लिए मेरे सब्जेक्ट थे, थोड़ा बहुत स्मार्ट स्टडी की। तो कुछ कुछ मैंने सिलेबस में, जैसे 5 कैटेगरीज होती है, तो 5 कैटेगरीज में मैंने 2 या 3 कैटेगरीज होता है जो आपका स्टार्टिंग होता है, जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आ जाते हैं 60%, जैसे हम कॉलेज में भी करते हैं।
तो मेरे पास टाइम कम था, तो मैंने वही स्ट्रेटेजी फॉलो की और मैंने उसको 2-3 पार्ट को कंप्लीट किया और बाकी 2 पार्ट एकदम छोड़ दिए और 2-3 पार्ट को मैंने अच्छे से कर लिया। तो उससे मेरे 60% क्वेश्चन जो है वो 100% हो गए। बाकी में मैं थोड़ा-थोड़ा मुझे पता था, बचपन से भी मैंने स्टडी में फोकस किया ही था, तो वो मैंने कवर करके उसको मेंस मैंने दे दिया था। तो मेंस में भी अच्छे मार्क्स हो गए। लेकिन बिकॉज़ आई वाज़ वेरी यंग एंड आई वाज़ वेरी मैच्योर एट दैट टाइम, तो इंटरव्यू में आई गॉट वेरी लेस मार्क्स। अदरवाइज आई कुड मेंटेन दैट हाई मार्क्स इन मेंस आल्सो, प्रीलिम्स आल्सो। फिर भी पहले ही अटेम्प्ट में क्रैक कर पाना एक वर्ल्ड के मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम में, सेकंड मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम में बहुत बड़ी बात होती है। तो आज हमारे व्यूअर्स ये सब जानेंगे। और मैं यहाँ पर एक लाइन कोट करना चाहूंगी कि नथिंग कैन डिम द लाइट हु शाइन्स फ्रॉम विद इन। तो ऐसे ही मैम आपकी जो हिम्मत थी, आपका कॉन्फिडेंस था, मोटिवेशन था, पहले ही अटेम्प्ट में क्रैक करना और फिर उसको कंटिन्यू करना मेंस के लिए भी और फिर इंटरव्यू के लिए भी कंटिन्यू करना, वो आपने कैसे किया जबकि आपके अराउंड एक नेगेटिव एनवायरनमेंट होगा कि फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होता है या फिर आपको कोचिंग लेनी चाहिए, तो वो सब आपने कैसे काउंटर किया? नेगेटिव एनवायरनमेंट, सबसे ज्यादा नेगेटिव जो स्टेटमेंट था, क्योंकि पहले सब लोग सीरियसली ले रहे थे, पर जब नेगेटिव स्टेटमेंट आया मुझे प्रीलिम्स के एग्जाम के बाद, एग्जाम देके तो मैं, जो मैंने बताया वो कजिन थे, उन्हीं और पापा उन्हीं के साथ वापस लौट रही थी। तो एकदम से मैंने पूछा पापा मेरा, क्योंकि सीसेट सेकंड पेपर था, तो मैंने कहा मेरे सारे क्वेश्चन सही हो गए। आई वाज आल्सो एक्साइटेड, आई वाज न्यू जी। कमर। तो मैंने कहा मेरे सारे क्वेश्चन सही हो गए सेकंड पेपर में, फर्स्ट पेपर का आई डोंट नो। तो फिर बोले कि सेकंड पेपर में सारे क्वेश्चन सही हो गए। बोले बेटा जब शुरू शुरू में तैयारी करते तो ऐसा ही लगता है। तो दे बोथ लाफ्ड एट मी एंड उस टाइम मुझे लगा कि यार, मुझे लग रहा है कि मुझे शायद आइडिया नहीं है एग्जाम का, इसलिए मुझे ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है कि एग्जाम के सारे क्वेश्चन ठीक हो गए, ऐसा हुआ नहीं है। तो फिर मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा डाउन आया। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर एग्जाम देना है, तो एक अटेम्प्ट तो मैं देना चाहूंगी। तो फिर मैं कुछ कोचिंग वोचिंग ढूंढना शुरू किया। प्रीलिम्स मतलब पहले ही हो चुका था उसके बाद। तो दिल्ली विल्ली पहुंचे, उसके बाद कोचिंग में कुछ कुछ कोचिंग में पहुंचे, एक दो ऐसे ही हम लोग देख रहे थे किस में करना है किस में नहीं करना। तो एक कोचिंग में पहुंचे, फिर मैंने सोचा कोचिंग में पहले टीचर से मिल लेते हैं। जब मिलने पहुंचे तो बहुत सारे लोग बैठे थे जो प्रीलिम्स दे चुके थे, तो उसी के स्टूडेंट थे कोचिंग के। तो जी। उन्होंने पूछा कि अच्छा प्रीलिम्स में सर सी सेट का पेपर बहुत लेंथी था, ये था, देन देयर वाज डिस्कशंस गोइंग ऑन। तो फिर मैंने बोला कि सी सेट का पेपर तो ठीक था, मेरा तो 2 बार हो गया, मैंने एक बार कर भी दिया और दोबारा रिवाइज भी कर लिया था एग्जाम में। तो फिर वो मेरी तरफ देख रहे थे, बोले कि तुमने कितने अटेम्प्ट दिए? मैंने कहा अभी बस यही वाला पहला था। अच्छा क्या किया है? मैंने कहा ग्रेजुएशन मेरी अभी एग्जाम दिया, रिजल्ट नहीं आया अभी। तो उन्होंने बोला कि अच्छा इसीलिए इसीलिए तुम ऐसा बोल रही हो। तो मुझे लगा कुछ तो प्रॉब्लम है, और फिर उसके बाद उन्होंने उतना सीरियस लिया नहीं, मुझे छोड़ दिया अपने हाल पे। उनका डिस्कशन मैंने सुना कि यार बहुत डिफिकल्ट था, ये था वो था। तो थोड़ा तो डिमोटिवेशन मुझे लगा, तो आई वाज श्योर कि नहीं होगा, मेंस में नहीं होगा। मतलब लोग श्योर होते हैं कि होगा, मेरा श्योरिटी थी कि नहीं होगा। क्योंकि उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, पेरेंट्स भी बोल रहे हैं, भाई भी बोल रहा था जो तैयारी कर रहा था, कोचिंग में भी लोग बोल रहे हैं, तो नहीं होगा। तो आई वाज 100% श्योर कि एग्जाम ये वाला नहीं होना है, नेक्स्ट के लिए सोचना है। तो मैंने नेक्स्ट के हिसाब से मैंने सोचा कि प्रीलिम्स में तो अभी बहुत टाइम है, तो पहले मेंस की कुछ कोचिंग वोचिंग ढूंढते हैं। फिर मेंस की कोचिंग ढूंढने से पहले लगा कि अभी मेरे पास साल भर है, तो चलो पहले इकोनॉमिक्स मेरा वीक है, जो वीक सब्जेक्ट है उस पर वर्क करता है। तो मैंने इकोनॉमिक्स की एक कोचिंग ज्वाइन की थी, जो बहुत मतलब बहुत बड़ी कोचिंग नहीं थी, सिर्फ इकोनॉमिक्स पढ़ाते थे, छोटी कोचिंग थी, वो बंद भी हो गई थी बाद में। तो वहां से मैंने इकोनॉमिक्स अपना कवर किया, उतने में ही फिर रिजल्ट आ गया। रिजल्ट आने के बाद मैंने काफी टाइम तक देखा नहीं, क्योंकि मुझे पता नहीं था रिजल्ट कब आता है और कैसे पता चलता है, किसी ने बताया भी नहीं। फिर ऐसे ही अचानक से किसी ने बोला कि नहीं रिजल्ट आ गया है, ये है मेरा हो गया है, समथिंग ऐसे कोई लोग बात कर रहे थे। तो मुझे लगा रिजल्ट आ गया, मुझे पता नहीं। फिर एक टीचर ने सजेस्ट किया कि देख तो लो। मैंने कहा सर नहीं होगा, मुझे पता है। बोले तुम्हें कैसे पता है कि नहीं होगा? देख लो एक बार, फिर भी देख लेना चाहिए, कम से कम देख, एग्जाम में रोल नंबर देखना सीख जाओगी। तो उसके बाद में मैंने जब देखा तो मतलब आई कुडंट बिलीव कि ऐसा हो गया, वो रोल नंबर था उसमें। तो मैंने पूछा कि कैसे, कि रोल नंबर उसमें होता है तो पास होता है या फेल होता है? तो रोल नंबर बोले कि नहीं नहीं, आप मुझे भेजो रोल नंबर, हम देख के बताते हैं। तो मैंने सर को भी भेजा, उन्होंने देख के बोला अरे तुम्हारा तो हो गया है, तो तुम तैयारी करो, तुम क्यों टाइम वेस्ट कर रही हो? अभी ये 1.5 महीना बचा है, 1.5 महीने में क्या क्या होगा, तुम तैयारी करो, ठीक है। तो फिर मुझे, मैं अब हो तो गया, अब मुझे ये समझ में नहीं आया कि मतलब 1.5 मंथ में आप करोगे क्या? मेंस का जी। एग्जाम है, कुछ आता नहीं है, कोचिंग भी नहीं की है, सिर्फ इकोनॉमिक्स की कोचिंग की थी, वो भी बेस के लिए की थी। और मेरे को सब्जेक्ट भी उस टाइम 2 थे। तो फिर मुझे लगा कि अब क्या करूं, 2 सब्जेक्ट तो मैं अगर पढ़ना शुरू करूंगी तो 1.5 महीने में हो ही नहीं पाएगा, सिलेबस हो नहीं सकता। देन आई स्टार्टेड डूइंग दैट स्मार्ट स्टडी। तो नेगेटिविटी थी, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी थी, बट नेगेटिविटी जैसे मैंने गलती की कि मैंने 1.5 महीना जो था, क्योंकि 1.5 महीना रिजल्ट आने से पहले का भी टाइम था, वो मैंने बर्बाद किया। उस मैंने, नेगेटिव क्योंकि आप लोग। बर्बाद नहीं करना चाहिए, यही सजेस्ट करूंगी, डोंट स्पॉइल इट। जी।
तो किसी ने बहुत सही कहा है कि जीत और आपकी सोच पर निर्भर करती है। अगर आपने सोच लिया आप हार गए तो हार गए, और लेकिन अगर आपने जहां सोच लिया कि आप जीत गए, तो बस आप जीत गए। तो जीत हमारे दिमाग में होती है। तो एस्पिरेंट्स को आप कैसे बताना चाहेंगी कि स्ट्रैटेजी में क्या प्लस पॉइंट्स वो ऐड करें जो कमिंग प्रीलिम्स है उसके लिए? कमिंग प्रीलिम्स के लिए स्ट्रेटेजी में मतलब दो तीन चीज जो मुझे लगता है देखना चाहिए, क्योंकि मेरा सी सेट की वजह से हुआ, तो आई वोंट से कि जीएस उतने कम टाइम में कवर हो सकता है। क्योंकि वो सी सेट की बात थी, वो प्रैक्टिस की बात है, आपका वो कॉमन सेंस और आईक्यू लेवल वो सब चीजें उसमें मैच हो जाती है, आप फास्ट कितना क्वेश्चन सॉल्व कर पाते उस पर डिपेंड करता रहा। तो इसीलिए मेरा प्रीलिम्स उसमें हो गया। लेकिन जीएस क्या है, थोड़ा लेंथी है। जीएस आपकी मेमोरी पे डिपेंड करता है, जीएस आपके लॉजिक और कॉमन सेंस पे डिपेंड नहीं करता। तो लॉजिक और कॉमन सेंस ऐसी चीज है कि जो आपकी बचपन से होती है। लेकिन जीएस ऐसा है कि किसी में भी बचपन से नहीं होता है, तो वो आपको पढ़ना पड़ेगा और उसके लिए आपको स्टडी थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। तो जीएस में मेरा ये है कि न्यूज़पेपर है, तो न्यूज़पेपर तो मस्ट है, और न्यूज़पेपर में जो भी इश्यूज है, जो करंट इश्यूज आते हैं, उसी करंट इश्यूज का बैकग्राउंड वो लोग पूछते हैं। उसी के बैकग्राउंड में, अगर उसका बैकग्राउंड नहीं है तो उसी से रिलेटेड, जैसे अभी यूक्रेन वाला चल रहा है, तो यूक्रेन है, नाटो है, तो आप नाटो के बारे में पढ़ लीजिए। नाटो हो सकता है नाटो में ना आए, लेकिन उसी में अगर रसिया अमेरिका, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट होंगे जिसमें दोनों मेंबर होंगे, कोई ऐसे इंस्टीट्यूट होंगे जिसमें दोनों ऑर्गेनाइजेशन होंगे जिसमें दोनों मेंबर नहीं होंगे, या इंडिया किसी का मेंबर होगा, तो इसी तरीके के ऑर्गेनाइजेशन, उससे 100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो ये ना एक जस्ट जस्ट एन एग्जाम्पल है, क्योंकि हमारे करंट न्यूज़पेपर में जो भी टॉपिक्स आते हैं उनका बैकग्राउंड या उसी से रिलेटेड, उसी से जैसी चीजों पे क्वेश्चंस आते हैं। अगर हम लोग देखते हैं कि भाई मंदिर मंदिर वाला कुछ प्रॉब्लम चल रही है, मंदिर पे इशू चल रहा है, तो जैसे उस टाइम तिरुपति वाला चल रहा था कि चलो ठीक है मंदिर पे चल रहा है, इतना सारा खजाना ये वो, तो उसी में क्या होगा, आर्ट एंड कल्चर से आप कनेक्ट कर लो। मंदिर वाला है तो स्ट्रक्चर पे आ जाएगा, तो स्ट्रक्चर में आर्ट एंड कल्चर, एंड दूसरा कोई मंदिर जो पुराने टाइम में पॉपुलर रहा हो। तो जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़े, तो न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त हमेशा करंट आप पढ़िए, और करंट को आप बैकग्राउंड में कनेक्ट कर लीजिए। अगर साइंस टेक्नोलॉजी का करंट है, तो आप बैकग्राउंड में उसके साइंस टेक्नोलॉजी पार्ट पे जाइए, उस पर फोकस करिए। पॉलिटिकल का कुछ पॉलिटिकल साइंस वाला कुछ करंट है, तो उसको आप बैकग्राउंड में लक्ष्मीकांत में चले जाइए। तो जो बेसिकली करंट है उसका बैकग्राउंड पे क्वेश्चंस बनते हैं, एक तो ये 20% इससे कवर हो जाता है। दूसरा 80% आपका, तो 80% आपके हर सब्जेक्ट का कुछ कुछ पोर्शन रहता है। जो भी स्टडी कर रहे हैं उन्होंने काफी हद तक पढ़ लिया होगा कि क्या क्या पोर्शन किससे ज्यादा आते हैं। तो जो ज्यादा है वो आर्ट्स वाले सब्जेक्ट उसमें ज्यादा होते हैं। साइंस एंड टेक जो है, हिंदू वाला पहले एक थर्सडे वाला आता था, अभी शायद बंद हो गया, अभी मंडे में कुछ पार्ट वो लोग दे रहे हैं। साइंस एंड टेक तो संडे। हाँ, तो अभी उसका कुछ चेंज हुआ है उसमें, वो आप लोग अपना हिसाब से देख लीजिए। और जो पॉलिटी है उसके लिए लक्ष्मीकांत पढ़िए। पर लक्ष्मीकांत पढ़ने में हम गलती क्या करते हैं वो मैं बता देती हूँ, कम टाइम में कैसे हो। लक्ष्मीकांत जैसे 60, शायद 60, मोर देन 60 चैप्टर होंगे, शायद 70 और 70 से ऊपर चैप्टर होंगे। उसमें क्या करना है, उसमें सिर्फ 20 चैप्टर्स ही है जो इम्पोर्टेंट है। वो 20 चैप्टर्स आपको सेलेक्ट कर लेने हैं। आप मेरे मतलब एक सजेशन है, फॉर एग्जांपल हमें प्रीलिम्स पास करना है, तो प्रीलिम्स में आपको पीएचडी नहीं करनी है। यू डोंट हैव टू गेन 100 आउट ऑफ 100। ठीक है, अगर आपका 200 का पेपर है, आपको 200 में 200 नहीं लाने, आपको सिर्फ पास करना है। तो पास करने में आपको थोड़ा स्मार्ट स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, वरना टाइम फिर आपका ज्यादा लगेगा। तो आप अगर लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं, लक्ष्मीकांत में आप 60 चैप्टर मत पढ़िए, आप 20 चैप्टर जो इंपॉर्टेंट है वो लक्ष्मीकांत से पढ़िए, उसको पूरा अच्छे से पढ़ लीजिए, रख लीजिए, जो भी घोल के पीना जो भी कर लीजिए। बाकी के जो चैप्टर्स है उसको आप, जो जिस्ट आता है, बहुत सारे बुक्स में जिस्ट आता है, उस जिस्ट से पढ़िए। लेकिन कोई भी मटेरियल है, एक बार में एक मटेरियल जो भी पढ़ते हैं उसको उसी से बार बार रिवाइज करिए। मल्टीपल जो मटेरियल से मत पढ़िए। कुछ लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बट मिस्टेक क्या करते हैं, एक ही मटेरियल को बार बार नहीं पढ़ने की बजाय उनको लगता है कि मेरा कुछ छूटना नहीं चाहिए, इस टेंशन में वो लोग 4-5 मटेरियल पढ़ लेते हैं। डोंट डू दिस मिस्टेक, ये तो बिल्कुल मत करिए, अदरवाइज आपको फिर वो 4-5 साल का लेंदी टाइम लगेगा। एंड आपकी लाइफ किसी भी एग्जाम से ज्यादा प्रीसियस है, 4-5 साल इस एग्जाम में मत वेस्ट करिए। तो स्मार्ट स्ट्रेटजी आपको करनी पड़ेगी और अपने आप पर भरोसा रखना पड़ेगा। तो प्रीलिम्स की स्टेट देखो, टेंथ में आप पूरा पढ़िए सिलेबस, प्रीलिम्स में आप शॉर्टकट आप पे जाइए। हर सब्जेक्ट में आप जो भी मेन मेन टॉपिक्स है उनको सेलेक्ट कर लीजिए। जो टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं उनको वास्ट वे में पढ़िए, जिनसे कम क्वेश्चन आते हैं उनका जिस्ट पढ़ लीजिए। जी, मेरा तब अगला क्वेश्चन यही है, आपकी ही बात से मेरा क्वेश्चन है कि आपने कहा कि पूरी लाइफ यूपीएससी के इस प्रिपरेशन के दौरान हमें एक ही जगह पर फोकस नहीं करना है हमें। तो क्या एस्पिरेंट्स को ऑप्शन बी या प्लान बी लेकर चलना चाहिए,
या फिर अगर वो कॉलेज में है तो कॉलेज पे भी उतना ही ध्यान दीजिए और प्रिपरेशन पे भी उतना ही ध्यान देना चाहिए, या फिर उन्हें कुछ और अपनी लाइफ में एक ऑप्शन रखना ही चाहिए ताकि वो पूरी तरह इस पे डिपेंडेंट ना हो और ना ही उन्हें किसी भी तरह की तकलीफ हो फाइनेंशियल और मोटिवेशनल। तो उसके लिए क्या करना चाहिए एस्पिरेंट्स को? जैसे बीइंग ए गर्ल मुझे लगता है एक बेनिफिट रहता है, क्योंकि कोई भी हमारे ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है। लेकिन हाँ, लड़कों के लिए ये थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, स्पेशली जो लड़के मैरिड होते हैं। तो अगर आप मैरिड हैं, आपकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो अगर एक दो अटेम्प्ट में नहीं होता है तो आप डिप्रेशन में जा सकते हैं। तो डिप्रेशन में जाने से बचने के लिए अगर हमारे पास कोई जॉब होती है या कोई सिक्योर्ड एक होता है, क्योंकि जैसे डॉक्टर्स है, भले ही जॉब ना हो लेकिन उनकी डिग्री है, तो वो कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो उस तरीके की कोई डिग्री है, तो इसीलिए मैं, अगर मेरे को कोई एडवाइस पूछेगा कोई 11th के बाद 11th क्लास में क्या सब्जेक्ट ले, तो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि आप आर्ट्स में इतना मत जाइए, आप किसी और सब्जेक्ट में जाइए। तो एटलीस्ट आपका जो 5 years है जो आपको पढ़ना है, उसमें आपका एक बैकग्राउंड स्ट्रांग हो जाए। तो बैकग्राउंड स्ट्रांग होने से क्या होगा कि आपके पास ऑप्शन भी रहेगा, क्योंकि ये एग्जाम में इतने सारे लाखों लोग बैठते हैं, लास्ट में हजारों पे संख्या आ जाती है, फिर कुछ 100 लोगों में आके सिलेक्शन रुक जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में ऐसा नहीं है कि आप कम इंटेलिजेंट है, देखो इंटेलिजेंस के साथ किस्मत भी चाहिए होती है। अगर मुझसे कोई आज पूछे कि अगर उस वक्त सी सेट नहीं होता तो मेरा शायद प्रीलिम्स नहीं निकलता, क्योंकि 15 दिन में नहीं निकलता, नेक्स्ट ईयर निकलता। तो मेरा जो 21 में जो मैं एग्जाम में बैठी थी, वो मैं 22 में बैठती। तो देट वॉज द थिंग। तो इसीलिए ना कुछ तो डिले होता है, तो वो किस्मत हमेशा अच्छी हो ये जरूरी नहीं है, कभी कभी किस्मत भी चाहिए मेहनत के साथ साथ। तो बिल्कुल। आप ये सोचिए कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मेरा हो ही जाएगा। मैंने देखा है बहुत लोग इंटेलिजेंट होते हैं अच्छा पढ़ते हैं, सब कुछ अच्छा होता है, अच्छा, लेकिन कई बार किस्मत भी टेढ़ी हो जाती है। कई बार बहुत सारी चीजें हैं, तो अगर ऑप्शन बी है तो अच्छी बात है। अगर ऑप्शन बी नहीं भी है, तो ये नहीं सोचना है कि पहले मैं ऑप्शन बी बना लूं। फॉर एग्जाम्पल, जब मेरा बीए कंप्लीट हो गया तो मुझे एमए में जेएनयू में एडमिशन मिला। तो मेरे पास भी दो रास्ते थे कि या तो मैं जेएनयू वाला करूँ, उसके साथ में यूपीएससी दूं, या जेएनयू वाला छोड़ के ड्रॉप करके यूपीएससी दूं, जब मेंस वगैरह देने की बात आई थी। तो अगर मैं जेएनयू ज्वाइन कर लेती तो मेरा क्या होता कि हो सकता है मेंस में ना हो। तो सबने सजेस्ट भी किया कि आप पहले जेएनयू ज्वाइन कर लो, एटलीस्ट आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटी, क्योंकि आई वॉज द इंग्लिश लिटरेचर स्टूडेंट, तो इंग्लिश लिटरेचर में आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटी फिक्स हो जाएगी। तो मेरे पास भी वो दो रास्ते थे। तो फिर मुझे लगा कि अगर मेरे को यूपीएससी ही देना है, मैं 2 साल घूम के आऊं, इससे बेटर है कि मैं अभी दे लूं। तो वो जी। 2 साल बाद मैं घूम के आऊंगी, तो 2 साल वेस्ट करके फिर आऊंगी। और यूपीएससी देना है तो मैं जेएनयू से एमए करूं या नहीं करूं, इट वॉन्ट मैटर। तो मैंने अपना सिलेक्शन किया कि नहीं, मुझे अभी देना है, मुझे ऑप्शन बी नहीं चाहिए। तो मैंने जेएनयू वाला ड्रॉप कर दिया। तो जेएनयू वाला मैंने ड्रॉप किया, अब वो गलत भी हो सकता था, वो ऑप्शन उल्टा भी हो सकता है मेरा मेंस में सिलेक्शन नहीं होता, हो सकता है मैं नेक्स्ट बार एग्जाम देती और नेक्स्ट बार प्रीलिम्स भी नहीं होता। ये हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। तो उस वक्त फिर मुझे अफसोस होता कि मैंने जेएनयू वाला ऑप्शन क्यों नहीं लिया। तो लाइफ जी में ना चीजें कहीं भी जा सकती है। अगर आपको 100% श्योरिटी है कि भाई मुझे यूपीएससी करना है, मैं दुनिया में कोई भी जॉब में चली जाऊं, मुझे घूम फिर के यहीं आना है, तो फिर आप ऑप्शन बी के लिए मत जाइए। क्योंकि अगर आप ऑप्शन बी के लिए जाएंगे तो जो काम 1 साल में हो सकता है वो 3 साल में होगा। लेकिन आपको थोड़ा सा ये चाहिए कि मुझे फाइनेंशियल पहले अपना डिपेंडेंस जो है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मुझे चाहिए, और मुझे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो ऑप्शन बी रख लीजिए, क्योंकि इससे आपके ऊपर प्रेशर नहीं बनेगा, कभी भी सिचुएशन में डिप्रेशन नहीं। जी। तो मैम, जब सब आप पर डाउट कर रहे थे लेकिन आपने फिर भी एग्जाम क्लियर किया और जब आपका रिजल्ट आया, तो वो मोमेंट कैसा रहा? वो आप सबके साथ शेयर कीजिए ताकि जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले एस्पिरेंट्स हैं उनको भी मोटिवेशन आए कि कुछ भी पॉसिबल हो है इस वर्ल्ड में, और आप डेफिनेटली इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं, ये इतना भी हार्ड नहीं है अगर सही स्ट्रैटेजी हो तो। या बिल्कुल, बिल्कुल करेक्ट है। अगर सही स्ट्रेटेजी हो तो एग्जाम को आप पास कर सकते हैं। एग्जाम ही क्या, लाइफ में कोई भी चीज हो, अगर आपकी स्ट्रेटेजी सही है और आप सही डायरेक्शन में है, फोकस्ड है और हार्ड वर्किंग है, तो कुछ भी अचीव किया जा सकता है। नथिंग इज इम्पॉसिबल। इस एग्जाम में प्रीलिम्स तक मुझे प्रॉब्लम आ रही थी, बिकॉज ये सबको लग रहा था नहीं होगा, बट जब प्रीलिम्स हो गया और प्रीलिम्स होने के बाद एवरीबडी वॉट शॉक्ड, तो जो शॉकिंग वाला माहौल था वो मेरे घर में प्रीलिम्स के सिलेक्शन के बाद था। उसके बाद जी। कुछ दिनों में उन्होंने उसको एडजस्ट किया कि प्रीलिम्स इसका हो गया है। तो फिर उसके बाद में जो कजिन थे उन्होंने पूछा कि अच्छा कैसे हुआ प्रीलिम्स, उनका वो सवाल था फर्स्ट कि यार मैं 4 साल से दे रहा हूँ। तो मैंने कहा मुझे नहीं पता मैंने ये किया है, अब आप देख लो। उसके बाद पापा और श्योर कि नहीं, मेरी मेंस की राइटिंग अच्छी है, राइटिंग स्किल बहुत अच्छी है, तो राइटिंग स्किल के बेस पे मेंस तुम्हारा हो जाएगा। तो ही वॉज कम्प्लीटली श्योर, उन्होंने बोला कि नहीं मैं कंफर्म हूँ कि तुम्हारा अब ये पूरा एग्जाम फाइनली निकल जाएगा। फिर मैं थोड़ा सा डरी हुई थी, उसके बाद मैं थोड़ी डरी हुई थी, वो पॉजिटिव हो गए थे, मैं थोड़ा डर गई थी, क्योंकि अब आप जब एकदम से अच्छा परफॉर्म कर देते हैं तो एकदम से प्रेशर भी बहुत आ जाता है।
फिर वो प्रेशर आया कि नहीं अब क्या, अब मेंस में नहीं हुआ तो क्या सोचेंगे ये लोग, क्या होगा क्या नहीं। हम लोग सोचते हैं जब हम एग्जाम, पहले तो हम लोग गांव से शहर में आते हैं, दिल्ली जब आते हैं तो पहला तो यही होता है कि हम वापस जाके रिश्तेदारों को क्या बोलेंगे, अरे यूपीएससी की प्रिपरेशन करने गया था तो अब क्या। तो वही वो वाला ही फियर मेरे अंदर आ गया कि अरे प्रीलिम्स निकल गया, अब मेंस नहीं निकला तो सब लोग बोलेंगे अरे प्रीलिम्स तो निकल गया था, मेंस तुक्के में निकल गया था, तो ये सब बोलेंगे। तो अब मुझे वो डर आया मेरे दिमाग में, तो मैं भी 5-6 दिन तक पढ़ नहीं पाई थी। मतलब वो 5-6 दिन तक मेरे दिमाग में वही घूमता रहा, क्या पढूं क्या नहीं, छोड़ू क्या, सिलेबस क्या, न्यूज़पेपर कैसे होगा क्या नहीं होगा, नहीं हुआ तो क्या। तो बहुत, लेकिन देन आई रिमेम्बर वन इंसिडेंट कि मैंने बताया जब मैं इकोनॉमिक्स वाली कोचिंग कर रही थी तो वहां पे मुझे एक भैया मिले थे। उन्होंने, मैं जब पानी पी तो बोला तुम्हारा प्रीलिम्स निकला है, मैंने कहा हाँ भैया निकला तो है। बोला कि फिर मेंस के लिए अच्छी प्रिपरेशन करो। तो मैंने कहा पर क्या पढूं, बोले जो भी पढ़ो थोड़ा सा, तुम ज्यादा तो पढ़ नहीं पाओगी, कम पढ़ो लेकिन सेलेक्ट कर लो, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सेलेक्ट कर लो, क्योंकि मेंस देने का चांस बार बार नहीं मिलता। तो इसीलिए मेरे को 2 बार चांस मिला था, तीसरी बार चांस नहीं मिला, और अब से मैं 2-3 बार प्रीलिम्स दे चुका हूँ, अब मेरा अटेम्प्ट खत्म हो गया, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दी स्टेट सर्विसेज। तो फिर मुझे वो डर घुसा एंड फिर मैंने वो हिम्मत नहीं, मैंने कहा ये अटेम्प्ट मुझे खोना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपना 100% दूंगी। उसके बाद फिर मैंने वापस से उठाया सब कुछ और सारी स्टडी फिर से स्टार्ट की, और फिर मैंने स्मार्ट स्टडी की, मैंने बताया जैसे 5 सेक्शन थे तो मैंने सेक्शन को डिस्ट्रीब्यूट किया, 3 सेक्शन को मैंने पढ़ा, 2 सेक्शन को मैंने छोड़ दिया। और वो 3 सेक्शन में भी मैंने इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ ली, कि भाई अगर एक टॉपिक है उसमें से हर टॉपिक के मैंने 10-10 पॉइंट थोड़े याद कर लिए, क्योंकि उतने कम टाइम में इतना पॉसिबल नहीं था, तो 10-10 पॉइंट मैंने याद किए। मैप भी पढ़ा तो मैप को भी मैंने टुकड़ों में पढ़ा, तो मतलब एक एक तो होता है ना कि होता है कि आपकी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें होती है, इंपॉर्टेंट लाइंस होती है, वो आप मैंने पढ़ लिया, तो बिटवीन द लाइंस मल्टीपल रिवीजन होने चाहिए। तो हमारे व्यूअर्स आप जानना चाहेंगे कि मैम आप जिस एरिया में पोस्टेड हैं वहां पर आप क्या चैलेंजेस फेस कर रही है और उनसे कैसे आप रोज डेली डे टू डे में उन्हें कैसे मैनेज करती है, क्या आपका रूटीन रहता है? आज मतलब अभी सर्विसेज को ऑलमोस्ट हो गया, 9 इयर्स हो गए हैं। और 9 सालों में मैंने एक चीज समझा है कि यूपीएससी की प्रिपरेशन बहुत इजी थी। मतलब अब जो हम काम कर रहे हैं उसका 10% थी, 10% टेंशन थी, 10% स्ट्रेस था, 10% वर्क था। तो अगर कोई भी मुझे राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर या दिल्ली में किसी भी कोने में बैठ के प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैं आपसे यही बोलूंगी कि आप जो कर रहे हैं वो 10% एनर्जी है, तो उससे मत घबराइए। क्योंकि एक रूम में बैठ के जिसमें आपका जो भी पेमेंट है वो घर वाले दे रहे हैं, आपके पास एसी है, पंखा है, अच्छा खाना जो है आपको नहीं बनाना, मतलब बहुत अच्छी सिचुएशन में आप बैठे हैं। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इतनी है कि अच्छा खाइए और अच्छा स्टडी करिए, एंड यू डोंट हैव एनी अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब जब हम जाते हैं फील्ड में, जो मैं आज हूँ, तो आज मैं जिस फील्ड में हूँ वहां पे हम लोग देखते हैं ये सर्वाइवल की प्रॉब्लम है, कि हम लोग, क्योंकि मेरा नक्सल डिस्ट्रिक्ट है, और नक्सल डिस्ट्रिक्ट में होता क्या है कि जैसे अभी हम लोगों का लास्ट एक ऑप्स हुआ है, जो कि झारखंड का अब तक का सबसे मोस्ट सक्सेसफुल ऑप्स काउंट हो गया है, क्योंकि उसमें हमारी अचीवमेंट्स थी वो एकदम मतलब बिल्कुल अनरियलिस्टिक टाइप की थी, जो अब तक कभी हुआ ही नहीं। तो हम लोगों ने मतलब पूरे 4 डिस्ट्रिक्ट के ग्रुप्स को जो डैमेज किया है, तो वो एक ही ऑप्स में लगातार हम लोगों ने 8 से 21 तक हम लोगों का ऑप्स चला है। तो इतना लंबा ऑप्स जो हुआ है हम लोगों का 12-13 दिन का, उसमें इतना बड़ा ऑप्स चलाना, क्योंकि हर दिन आपको जंगल में जहाँ पे आईडीज है, तो आईडीज में आपको पता नहीं होता नेक्स्ट कदम पे क्या होगा। मतलब हम लोग जब ऑप्स में जाते हैं, मैं खुद ऑप्स में जाती हूँ, तो एक अगले कदम पे हो सकता है मैं वापस ही ना लौटूं। हर ऑप्स के बाद मुझे लगता है कि शायद मैं वापस ही ना आऊं, इसमें एक आईडी ब्लास्ट होगी और जिंदगी वहीं खत्म हो जाएगी। और ये सिर्फ डर मुझे नहीं, जो मेरे फोर्सेज होते हैं उसमें भी सब में होता है, फिर भी लोग लड़ते हैं। फिर भी हम रियलिटी में नक्सल ऑपरेशंस में लड़ते हैं, आईडी प्रोन एरिया में जाते हैं, रिस्क लेते हैं। अभी इस ऑप्स में भी हमारे 3 जवान हैं जिनका पैर डैमेज हो गया था आईडी की वजह से। तो हम लोग फिर भी अंदर गए, हमने फाइट की, फाइट करके उनको वहां से निकाला निकाला इसमें हम लोगों के इतने सारे नक्सली पकड़े गए, कुछ मर गए, उनके हथियार वथियार जब्त हुए। तो ये सारा जो हुआ है वो मतलब हिस्ट्री था, ये हिस्टोरिकल अचीवमेंट थी। तो वो हिस्टोरिकल अचीवमेंट में मुझे एक चीज रियलाइज हुई कि अगर अब मुझे कोई पूछे कि वापस जाके पढ़ाई करो, मैं बता रही हूँ कि मैं ना मतलब किसी को टॉपर तो नहीं बनने दूंगी, क्योंकि वो इजी था, वो इजी था। दिस इज मोर डिफिकल्ट थिंग वी आर डूइंग, क्योंकि यहाँ पे पता नहीं कि नेक्स्ट डे हम लोग सर्वाइव कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको सिखाती हैं कि जो पिछला पार्ट था वो इजी था। तो इसीलिए अगर आपका अटेम्प्ट सेलेक्ट होते हैं अच्छी बात है, नहीं भी होते हैं तो भी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, लाइफ बड़ी है।
एग्जाम कुछ नहीं है, तो कोई डिप्रेशन में आके एग्जाम में बहुत बहुत सारे लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं। डिप्रेशन में नहीं आना, अगर नहीं भी होता है, लाइफ बहुत बड़ी है, आप कुछ और बन सकते हैं। आप बिजनेस कर सकते हैं, आप पता बहुत सारे, आप पॉलिटिशियन बन सकते हैं, बहुत अलग कोई जॉब कर सकते हैं। तो कभी लाइफ को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। दूसरा है कि आप जो कर रहे हैं इस वक्त के लिए, उसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ पढ़ाई करना है और अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना है। दैट्स योर जॉब। तो और अदरवाइज जॉब में जब हम आ जाते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी है, जो पेरेंट्स वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारी हो जाती है। यूपीएससी में जितने भी सेलेक्ट होते हैं सारे कैंडिडेट्स अपने डिपार्टमेंट के भी सीनियर होते हैं। तो जब आप सीनियर हो, आप बोथ हो, तो आप रिस्पॉन्सिबल हो। तो अब मुझे पता है कि मेरे पास 1000 की संख्या में जो हमारे कांस्टेबल्स भी हैं, इंस्पेक्टर्स भी हैं, उन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। जब अपने सामने किसी को मरते हुए देखते हैं ना, मतलब दैट इज द मोमेंट जब लगता है कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए। तो उनको बचाने के लिए हम लोग नक्सल एरिया में काम करते हैं, इतनी पब्लिक के बीच में काम करते हैं। बहुत सारी पब्लिक ऐसी है, जब नक्सल एरिया में हम जाते हैं तो उनको पता ही नहीं है टीवी क्या होती है। जी। अभी भी वो उस एरा में रह रहे हैं। तो जो भी तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी के लिए, यू आर वेरी लकी पीपल, वी आर वेरी लकी पीपल, कि हम लोग वहां तक पहुंच पाते हैं, उतना स्टडी कर पाते हैं। नक्सल एरिया में उनके पास स्कूल ही नहीं है, स्कूल जितने भी बनाते हैं सब नक्सलवादी उसको ब्लास्ट कर देते हैं। तो स्कूल ही नहीं है उनके पास में, और कुछ रोड नहीं है, तो गाड़ियां नहीं आती। नदी के टाइम में, जब बारिश का टाइम होता है, वो लोग नदी क्रॉस नहीं कर पाते। मतलब मैंने खुद ने नदियां क्रॉस की हैं, पानी क्रॉस किया है। एक बार ऐसा हुआ था कि डूबने वाली सिचुएशन हो गई थी, हम लोगों के पूरे गाड़ी वाड़ी बाइक वाइक सब फंस गई, हम लोग डूबने वाली कंडीशन में तैर के निकल रहे हैं। तो ये सिचुएशन है, रियलिटी ऐसी है। दिल्ली में बैठ के हम लोगों को लगता है जब हम स्टूडेंट होते हैं, तो इसीलिए तो वो बहुत इजी काम है। आप पढ़ाई करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, टॉपर बनिए। और नक्सल एरिया में काम करने का एक्सपीरियंस, मतलब आई फील वेरी प्राउड, क्योंकि और कोई जॉब ना ये अपॉर्चुनिटी नहीं देती। इतना ग्राउंड लेवल पे काम करने की कोई जॉब अपॉर्चुनिटी दे ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। जी हमें बहुत। लगता है मेट्रो सिटी में बैठ के बहुत अच्छी जॉब करके खुश रहते हैं, बट खुशी एक अलग चीज है और एक सेटिस्फेक्शन अलग चीज है। खुश हम किसी भी मूवमेंट में रह सकते हैं, बट जो सेटिस्फेक्शन होता है ना, कि जब हम शाम को अपना इतना फोर्स को लेके गए थे और कुछ अचीवमेंट करके वापस लौटे हैं, और कोई नक्सल, किसी गांव को हमने नक्सल से मुक्त करवाया है, तो वापस जब आते हैं ना और देखते हैं कि यार वो 200 लोग, जो 200 लोग खुश हैं। एक स्कूल हम बनवा देते हैं तो लगता है कि यार वो लोग खुश हैं। एक पुल बन जाता है सिक्योरिटी देके, तो वो नदी क्रॉस, जो वो एकदम पैर उनके गल जाते हैं उसको क्रॉस करने के चक्कर में। वैसे वो पुल को नॉर्मली, उस पुल पे जब पब्लिक चलती है ना, तो मतलब दैट गिव्स यू दैट सेटिस्फेक्शन। और वो सेटिस्फेक्शन किसी बड़ी जॉब में या फिर मेट्रो सिटीज में बैठ के नहीं मिल सकती। वो खुशी और वो सेटिस्फेक्शन जो मिलता है ना, दैट इज अनपैरेलल। यू कांट गेट इट फ्रॉम एनीवेयर। डेफिनेटली ये एक बहुत ही थ्रिलिंग, साथ में बहुत ही मोटिवेशनल और एक अचीविंग का एक्सपीरियंस आपका रहता है। तो मेरा अगला सवाल रहेगा कि सरदार वल्लभ भाई पुलिस एकेडमी में आपका क्या रूटीन रहता था, क्या दिनचर्या रहती थी, किस तरह की आपको हार्ड वर्क और ट्रेनिंग वहाँ पे कराई जाती थी, ताकि आने जो लोग सोच रहे हैं आईपीएस के लिए वहां जाने के लिए, वो कुछ पहले से फिजिकल फिटनेस में कुछ अपना कर पाए। अगर कोई मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी पर्सन वो ट्रेनिंग नहीं कर पाता है। जितने भी लोग होते हैं, चाहे वो कोई भी 45 वेट हो या 120 वेट हो, वो लोग ट्रेनिंग कर लेते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप पहले से फिजिकली थोड़ा फोकस करते, क्योंकि इसमें होता है क्या, यूपीएससी वाले प्रिपरेशन में इतना स्टडी मांगता है कि स्टडी करने के लिए आप है ना एकदम कंप्लीटली कन्फाइंड हो जाते हैं अपने रूम में। और तभी वो स्टडी पॉसिबल है, तभी वो टारगेट पॉसिबल है। तो एग्जाम से पहले की लाइफ जिसमें आपको स्टडी करनी है, फिजिकल कुछ करना नहीं है। एक एग्जाम के बाद की लाइफ, स्पेशली जब आप आईपीएस वाले एग्जाम में आ जाते हैं, तो फिजिकली आपको एकदम से वो आपकी लाइफ चेंज होती है। लाइफ चेंजिंग मोमेंट होता है जब आप पूरा 5 o'clock उठते हैं। फिर उसके बाद में, जबकि यूपीएससी में एग्जाम करने वाले बहुत सारे लोग जल्दी भी उठते हैं और कुछ लेट भी उठते हैं, तो 5 o'clock उठना ही पहले अपने आप में आधे से ज्यादा लोगों के लिए थोड़ा डेंजरस वाली वो सिचुएशन बैठती है। फिर 5 o'clock उठो, फिर आप एक्सरसाइज करो, फिर 8:30 आपका शेड्यूल खत्म होगा। फिर आप आओ, फिर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है क्योंकि 9 o'clock अगेन शेड्यूल है। फिर आप ब्रेकफास्ट कर रहे हो, फिर इधर भाग रहे हो, उधर भाग रहे हो, देन आप क्लास में जा रहे हो, फिर क्लास आपकी चल रही है सेकंड हाफ तक। फिर आपकी सेकंड हाफ में 1:30 पे आपकी क्लास खत्म होगी, 1:30 में आपका ब्रेक मिलता है जो 3 o'clock खत्म होता है। 3:15 पे अगेन आपको ग्राउंड पे होना है, फिर ग्राउंड वाले जो भी शुरू होता है। तो फिर उसके बाद आप 6 o'clock फ्री हो रहे हो, 6 o'clock फ्री होने के बाद फिर आपके कुछ ना कुछ अटैचमेंट्स होते हैं। फिर इस तरीके से पूरा शेड्यूल ना, मतलब आईपीएस का थोड़ा टफ होता है, बाकी ट्रेनिंग जो आईपीएस की। लेकिन आईपीएस जैसी मजेदार ट्रेनिंग भी कोई नहीं होती, क्योंकि जो आपने सोचा नहीं होगा, लोग उतना एडवेंचर करने के लिए उतना मनी दे के जाते हैं। कोई ऋषिकेश पे जाके बंजी जंपिंग कर रहा है, कोई रिवर राफ्टिंग कर रहा है, कोई रॉक क्लाइंबिंग कर रहा है, कोई कुछ भी एडवेंचरस स्पोर्ट्स हम लोग जो जो सोचते हैं। आप ड्राइविंग कर रहे हैं, आप हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं,
तो जो जो भी हम सोचते हैं वो आईपीएस की ट्रेनिंग में सब आपको करवाया जाता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, इवन आप ही को पे किया जाता है। तो बेसिकली आप पेमेंट लेके आप ये सब कर रहे हो जो आप जनरली सोचते हो। तो आजकल की जनरेशन तो बहुत ओपन है इन सारी एक्टिविटीज को करने के लिए। लोग, मैंने देखा है कि मैं भी, हम लोग भी जब कभी जाते हैं एडवेंचर करने के लिए, तो वहां पे ऑलरेडी इतनी पब्लिक होती है, जो न्यू यूथ्स होते हैं वहां पे सारे प्रेजेंट रहते हैं ये सब करने के लिए और एक्साइटेड भी रहते हैं। तो उन लोगों के लिए आईपीएस की ट्रेनिंग डिफिकल्ट नहीं है, बहुत डिफिकल्ट ट्रेनिंग नहीं होती है, बट हाँ फिजिकल ट्रेनिंग होती है। लेकिन जो अभी नए वाले हम लोगों की जनरेशन है, वो लोग तो एडवेंचर के नाम पे इतना सब कुछ करते ही हैं। तो वही सारे एडवेंचर आपको ट्रेनिंग में करने हैं, लेकिन फिजिकली फिट होना जरूरी है। और आईपीएस की ट्रेनिंग मतलब मुझे लगता है सबको करनी चाहिए, क्योंकि इजराइल में ऐसा रूल है कि आप स्कूल के बाद 2 साल आप फिजिकल फिटनेस पे वो लोग ट्रेनिंग करवाते हैं। तो वो ट्रेनिंग मुझे लगता है इंडिया में होनी चाहिए, दैट्स वेरी गुड, क्योंकि उसके बाद आपको फिजिकल फिटनेस की आदत हो जाती है। जी मैम, बहुत सी यूनिवर्सिटीज में और बहुत सी कंट्रीज में, जैसे साउथ कोरिया में भी ये रूल है कि वो उनका सारा यूथ मिलिट्री में सर्व करना ही होगा उन्हें। तो मेरा अगला क्वेश्चन ये होगा कि मैम, जब आप इस दौरान प्रिपेयर कर रही थी यूपीएससी के लिए, और आज जब आप उस टाइम भी आपको अपनी हॉबीज फॉलो करती होंगी, और आज जब आप अपने काम के साथ बहुत बिजी रहती हैं, तो आप अपनी हॉबीज के लिए कैसे टाइम निकालती है और कैसे वो वर्क लाइफ बैलेंस आपकी लाइफ में ला पाती है? अभी हॉबीज के लिए तो उतना टाइम नहीं मिल पाता, क्योंकि हम लोग जब डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड होते हैं तो बहुत सारे काम होते हैं और टाइम नहीं होता किसी चीज का। जैसे ऐसा नहीं बोल सकते कि टाइम नहीं होता, बट टाइम थोड़ा मतलब अनटाइमली मिलता है। कि कभी होगा कि रात में 2 बजे आपको काम है, कभी सुबह 4 बजे, तो आपका कोई जो शेड्यूल, फिक्स शेड्यूल होता है। जो हमारा स्टडी के टाइम में हम कैसा होता है, एकदम टाइम टेबल बनाते थे कि भी मैं 5 बजे उठूंगा, फिर आधे घंटे में ब्रश करूंगा, आधे घंटे में नाश्ता करूंगा। तो एक हर चीज का हम छोटा छोटा टाइम टेबल बनाते थे, वो अभी जॉब में पॉसिबल नहीं हो पाता, स्पेशली पुलिस वाली जॉब में। तो क्योंकि कभी भी कुछ भी होता है, तो रात में भी कई बार हम लोग जागे रह जाते, पूरी रात नहीं सोए, कभी कभी 2-3 दिन नहीं सो पाए। तो इस टाइप का शेड्यूल होता है, तो शेड्यूल थोड़ा सा मैनेज उतना नहीं होता है, एक टाइम शेड्यूल फिक्स नहीं होता है, तो डिफिकल्ट है वो मैनेज करना। लेकिन फिर भी हम लोग ट्राई करते हैं, थोड़ा बॉडी क्लॉक भी उस हिसाब से सेट हो जाता है कि जब आपको टाइम मिला आप अपना नींद पूरी कर लो। और उसके बाद में फिर हम लोग उस हिसाब से थोड़ा बहुत जो टाइम मिलता है, जैसे मैं अभी जिम जिम में अभी भी कम करती हूँ, क्योंकि फिजिकली मुझे लगता है कि हाँ इंसान को फिट रहना चाहिए। तो अभी मैं फिजिकल जो भी एक्सरसाइज होती है वो मैं कंटिन्यू करती हूँ। हॉबी जो है, हॉबी तो नहीं फॉलो हो पाती अभी, क्योंकि वो सब छूट जाता है, उतना टाइम नहीं मिल पाता है। तो मतलब 2-3 घंटे आप निकाल पाते हो उसमें, या तो जिम कर लो या फिर फिजिकल फिट रह लो या हॉबी कंप्लीट कर लो। तो आपने जितना देखा भी होगा कि जितने भी पुलिस वाले होते हैं सबका पेट निकल आता है। दैट इज द रियलिटी ऑल्सो, क्योंकि ये मेरे साथ भी हो चुका है। 2 साल में मेरे साथ भी ये हुआ था। फिर मैंने बड़ी मुश्किल से मैंने मैनेज किया कि मैं लंच में जिम करूंगी। तो बहुत अजीब सा ओड कि लोग सुबह करते शाम में करते, मैं लंच में करने जाती हूँ। तो क्योंकि लंच में, दोपहर में जनरली क्राइम सुबह शाम ज्यादा होते हैं, दोपहर में पब्लिक भी थोड़ा सा घर में रहती है या लंच करती है, तो इसलिए बहुत सारी चीजें हैं। तो हॉबी डिफिकल्ट है, लेकिन हाँ फिजिकल फिटनेस पे मैं थोड़ा ध्यान देती ठीक है, आजकल जबकि यूपीएससी की प्रिपरेशन इतनी कन्फाइंड हो गई है, अपने रूम में बैठकर सब लोग करते हैं, तो वो इंटरेक्शन नहीं हो पाता है। लेकिन जब इंटरव्यू का टाइम आता है तो एस्पिरेंट एकदम से घबरा जाते हैं, या फिर बहुत सारे सोर्सेज, बहुत सारे इंटरव्यू के लिए पैनल्स ढूंढते हैं। तो आप उन्हें क्या सजेशन देंगे कि वो इंटरव्यू के टाइम पर इम्प्रूव कर सके और वो एक्स्ट्रा मार्क्स अर्जित कर सके? हूँ। हाँ, इंटरव्यू के लिए जो मुझे लगता है, मैं जैसे मैंने इंटरव्यू दिया और मेरे ही एक फ्रेंड ने इंटरव्यू दिया था। तो उसका मैंने एक चीज नोटिस की, जो उसने अच्छे, उसके अच्छे मार्क्स आए थे, मेरे खराब मार्क्स थे इंटरव्यू में ऑब्वियस है। उसके बहुत अच्छे मार्क्स थे। तो उसमें और मैंने में जो अपने में जो मैंने डिफरेंस समझा, वो एक था कि इंटरव्यू से पहले मैंने पता ही नहीं किया कि बोर्ड किसका है। जी। क्योंकि बोर्ड में बहुत चीजें पता चलती है, जैसे 6 या 7 बोर्ड ही फिक्स होते हैं जो बैठते हैं। अब ये नहीं पता आपका बोर्ड कौन सा पड़ेगा, राइट, बट हाँ पूरी 6 में से ही पड़ेगा ये क्लियर है। तो उन 6 बोर्ड में जी। जिसका पढ़ रहा है उनके बारे में आप है ना थोड़ा बैकग्राउंड चेक कर लीजिए, कि वो कौन से कॉलेज से पढ़े हुए हैं, कौन से सब्जेक्ट से। वो सब गूगल पे मिल जाता है, क्योंकि सभी लोग या तो आईएएस आईपीएस में ही होते हैं, रिटायर्ड होते हैं, या किसी ना किसी कमीशन या किसी ना किसी अच्छी पोस्ट से ही आते हैं। तो उनका जो भी बैकग्राउंड है वो गूगल पे मिल जाएगा। तो आप उनका बैकग्राउंड जरूर पता कर लीजिए, क्योंकि हर इंसान की एक साइकोलॉजी और मेंटेलिटी होती है सवाल पूछने में भी। कि अगर मैं आर्ट्स से हूं तो मैं साइंस के सवाल नहीं पूछूंगी ज्यादा, इट्स क्वाइट ऑब्वियस, जी। नेचुरल है वो, क्योंकि आया भी नहीं उस टाइम पे। आपके लिए इंटरव्यू है, लाइव है, उसके लिए भी तो लाइव है। उसके लिए भी क्वेश्चन पूछना थोड़ा सा अलग चीज है। तो आप ये देख लीजिए कि बोर्ड किसका है, उसके बारे में थोड़ा बैकग्राउंड स्टडी कर लीजिए। 6 बोर्ड है, 6 के 6 कर लीजिए, क्योंकि ये नहीं पता ना कौन सा बोर्ड में आप पढ़ेंगे। तो आप 6 के 6 बोर्ड के बारे में थोड़ा सा पता कर लीजिए। दूसरा है सेकंड चीज की, जब हम लोग मॉक इंटरव्यूज देते हैं, आप मॉक इंटरव्यूज दीजिए। क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो आपको माहौल, जो एटमोस्फेयर होता है ना, एटमोस्फेयर वाला भी एक प्रेशर जनरेट होता है, तो वो प्रेशर हैंडल करना आपको उससे आ जाएगा।
थर्ड है कि आप अपने जो भी आपके साथ वाले जिनका एग्जाम निकल करने से होगा क्या कि जो ग्रुप डिस्कशन से आप है ना ज्यादा क्वेश्चंस पूछेंगे, तो क्वेश्चंस क्या हो रहा है, वो भी स्टडी कर रहा है, आप भी स्टडी कर रहे हैं, वो भी करंट पढ़ रहा है, आप भी करंट पढ़ रहे हैं, तो वो क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा, जो उसने पेपर पढ़ा है। वो सब जी। तो इट्स ओके। ये तो ये पढ़ सकते हैं। अपने जो भी आपके साथ वाले लोग हैं उनके साथ थोड़ा सा इंटरेक्शन आप करिए। इंटरेक्शन आपका होपफुल होगा क्योंकि आप ज्यादा टाइम दे पाएंगे, ज्यादा टाइम क्वेश्चंस वगैरह होगा तो आपको काफी उसमें हेल्प मिलेगी। एक और चीज जो उसने की थी, जो मैंने बताया हम दोनों में डिफरेंस क्या था, मैंने जी। बहुत एक जो सबसे मेजर गलती की, जो लोग इंटरव्यू दे चुके थे मैं उनसे नहीं मिली, उनसे नहीं पूछा कि पूछा क्या जा रहा है। क्योंकि आप कभी भी एक सवाल पूछ के देखिएगा, आप खुद इंटरव्यू लेने वाले बन जाइए और किसी अपने फ्रेंड को बोलिए आप तो आप इंटरव्यू दो, आप यकीन मानिए 5 से ज्यादा सवाल नहीं पूछ पाएंगे। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू आस्क क्वेश्चन, क्योंकि आप खुद आज क्वेश्चन पूछ रही हैं, तो क्वेश्चन पूछना भी अपने आप में डिफिकल्ट होता है, बहुत माइंड लगाना पड़ता है उसमें, बहुत कंसंट्रेशन के साथ सुनना पड़ता है, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन प्रिपेयर करना पड़ता है। इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स नॉट नॉर्मल थिंग। तो जो इंटरव्यू पूछने वाला भी है वो क्या करता है कि एक एक दो क्वेश्चन जो है हर कैंडिडेट से पूछता है। जैसे आज इंटरव्यू, कल किसी का इंटरव्यू होगा तो बार बार क्वेश्चन घूम के आते हैं। तो आप जितने भी आप चले जाइए जहां इंटरव्यू हो रहा है, आप मेन गेट पे खड़े हो जाइए, क्योंकि वो फ्रेंड करता था, उसने किया वो, और उसके अच्छे मार्क्स आए, बहुत हाई मार्क्स थे उसके इंटरव्यू में, उसका इंटरव्यू की वजह से सिलेक्शन हुआ, क्योंकि उसके इंटरव्यू में मुझसे मुझे लग रहा है 100 मार्क्स ज्यादा थे। और 100 मार्क्स में तो लो और हाई रैंक उतना ही डिफरेंस होता है। तो उसने ये किया, वो हर दिन चाहता था, यूपीएससी का जो गेट है वहां पे खड़ा होता था जहां इंटरव्यूज हो रहे थे, और हर कैंडिडेट जो निकल रहा था उससे पूछता था आपसे क्या पूछा, वो बताते थे यार 2-3 सवाल जो भी बताते थे, आपसे क्या पूछा, फिर 2-3 सवाल, वो सारे सवाल है ना रिकॉर्ड कर ले रहा था। और लास्ट में उसके पास एक कलेक्शन था, उसने सारे सवाल रेडी कर लिए, और सारे सवाल रेडी करने के बाद उसमें से 4-5 क्वेश्चन जो रिपीटेड थे, और वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड था उनके लिए। तो ऑब्वियस है जब आप स्पेसिफिकली प्रिपेयर्ड हो तो आप बाकी लोगों से अच्छा आंसर दोगे, तो आप अच्छा जी। आंसर दोगे तो अच्छा मार्क्स लाओगे। तो उसने लिए मुझसे 100 मार्क्स ज्यादा लिए थे, जबकि मैंने ये सब नहीं किया था। तो इसीलिए आप लोग ये सब कर लीजिए, हर एग्जाम का एक पैटर्न होता है, स्ट्रेटजी होती है, वो स्ट्रेटजी वर्क करती है। जी। तो मैम आज आपने बहुत ही इंसाइटफुल अपने थॉट्स और स्ट्रैटेजीज सब हम सब के साथ शेयर करी है, डेफिनेटली बहुत काम आने वाली है। कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज हैं जो अक्सर लोग नहीं सुनते हैं इतने इंटरव्यूज देख के भी, उन सब के लिए बहुत थैंक यू मैम। और आपने आपके बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाला, सब कुछ मैनेज किया, उसके लिए भी बहुत धन्यवाद आपका। कुछ थैंक यू। जो आप एस्पिरेंट्स को देना चाहेंगी। एस्पिरेंट्स के लिए इतना ही है कि अगर आपने सोच लिया है तो करिए इसको। और बहुत सारी चीजें हैं कि किसी को फॉलो करने का मत सोचिए। अगर किसी ने बोला है मैंने इतने घंटे पढ़ा उतने घंटे पढ़ा, मत सोचिए। आप अपनी कैपेसिटी एनालाइज करिए कि ये सिलेबस है, ये मेरा टारगेट है, पेपर ऐसा आएगा, इस पेपर को पढ़ने के लिए मैं कैसे अचीव कर सकता हूँ। अगर फैक्ट्स आते हैं तो मैं कैसे फैक्ट्स पढ़ के, मेरा रटने की कैपेसिटी क्या है, अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी क्या है, वो आप अपनी कैपेसिटी को सोचिए, उसके हिसाब से वर्क करिए। आपको लिख के याद होता है, बोल के याद होता है, किसी को पढ़ा के याद होता है, किसी से पढ़ के याद होता है। आप अपनी कैपेसिटी क्या है उसको जज कर लीजिए पहले। आपको कैसे याद होता है, आपको रात में पढ़ने की आदत है, दिन में पढ़ने की आदत है, आप अपने हिसाब से, किसी के हिसाब से चेंज मत करिए। जी। आपको टारगेट एक है लेकिन उसके रास्ते में जाने के तरीके हजार होते हैं, आपको कैसे जाना है ये आपको डिसाइड करना है। टॉपर्स अपना बताते हैं पर वो आपके ऊपर 100% सूट हो ये जरूरी नहीं है। तो ब्लाइंडली मत जाइए, आप अपने आप को जज करिए, अपने ऊपर भरोसा करिए, अपने हिसाब से चीजें करिए। और बहुत लोग नेगेटिव भी बोलेंगे, बहुत लोग पॉजिटिव भी बोलेंगे, अगर पॉजिटिव बोल रहे हैं तो आप तुरंत उसको करिए। लेकिन अगर कोई नेगेटिव बोल रहे हैं तो एक कान से सुनना है, दूसरे कान से निकाल देना है। क्योंकि पॉजिटिव सुन के हो सकता है कि आपका कुछ अच्छा हो जाए, पर नेगेटिव सोच के या नेगेटिव समझ के या नेगेटिव सुन के कुछ अच्छा तो होगा नहीं, 100% नहीं होगा। तो नेगेटिविटी का तो कोई बेनिफिट ही नहीं है सच। तो नेगेटिविटी जी। तो एकदम बिल्कुल एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल लेना है। एंड लास्ट में मैं इतना ही बोलूंगी कि सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है। सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है। आपकी मंजिल आसमान है,
आपकी मंजिल आसमान है, आपको आपका रास्ता खुद ही बनाना। थैंक यू। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका। आपने आज बहुत ही अपना टाइम निकाल के इतने इंसाइटफुल थॉट्स हमारे साथ शेयर करे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। थैंक यू। थैंक यू एवरीवन।